अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और मैं साथ अपना तजिया शेयर करूंगा। आज का दिन आप XRP के नाम कर दें तो कुछ गलत नहीं होगा। वैसे तो क्रिप्टो मार्केट की बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन XRP के हवाले से मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं जो अदालतें हैं उस साइड से भी, और XRP को एक और कंट्री से लाइसेंस मिला है अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए। अगर आप देखें तो पिछले 24 घंटे में XR की प्राइस जो है एक अच्छा खासा 4-5% पंप किया है इस न्यूज़ की वजह से, और XRP ने अगेन अपनी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 54-55 सेंट उसको फिर दोबारा टच किया। मज़ीद ये प्राइस को टच कर सकती है, ब्रेक कर सकती है। इसका जायज़े के लिए मैं चाहता हूँ इसकी जो फंडामेंटल अपडेट्स हुई हैं उसको थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कर लें। आपको याद होगा XRP और SEC का जो अदालत में केस चल रहा था, एनालिजा टोरिस जो जज थी उस हवाले से, उसका एक फ़ैसला आया था। उस फैसले में जज ने उसके फैसले का एक हिस्सा XRP के हक़ में था, जबकि एक हिस्सा जो है वो SEC के हक़ में था। SEC ने जो उनके अगेंस्ट फैसला आया था उसके हवाले से एक इंटरलोकेटरी अपील इसे बोलते हैं। चूँकि मैं कानूनदानी हूँ, इतनी मुझे टेक्निकल ना हो नहीं है, लेकिन जितना मैं इसको अंडरस्टैंड किया इसका मतलब यह है कि जज चाह रही थी कि ट्रायल शुरू होने से पहले ये जो फैसला आया है इसके हवाले से हम अपील कर लें। उसके हवाले से जो मोशंस मूव की थी SEC ने, अदालत ने उसको रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखें, द इंटरलोकेटरी अपील इज़ डिनाइड, और दूसरी अपील SEC ने की थी कि वो इस केस में स्टे लेना चाहते थे, स्टे भी डिनाइड कर दिया गया, और साथ क्लर्क को कह दिया कि भाई आप इनकी मोशन को टर्मिनेट करें। और इंटरेस्टिंगली इसी केस के हवाले से ये जो एनालिजा टोरिस जज हैं, इन्होंने बाकायदा डेट्स भी फाइनलाइज कर दी हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की डेट्स आ रही हैं। ये द ट्रायल इन दिस मैटर इज सेट टू बिगिन, यानी अगले साल 23 अप्रैल 2024 को बाकायदा इस केस का ट्रायल स्टार्ट होगा। इससे पहले अदालत ने दोनों पार्टीज़ को पाबंद किया है कि वो एटलीस्ट 1 घंटा बैठ के आपस में सेटलमेंट करने की कोशिश करें। अगर वो सेटलमेंट कर लेते हैं तो फिर शायद ये ट्रायल वाला ये दीगर जो मामलात है ये अच्छे तरीके से सेटल हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट एक तो ये कि ट्रायल बाकायदा अगले साल 23 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और दूसरा इस साल की दिसंबर के महीने में मज़ीद आपको अपडेट्स वगैरह नज़र आएंगी। तो इसका मतलब ये है कि इस दौरान यानी ये अक्टूबर नवंबर इस माह और अगले माह आपको कोई मेजर अपडेट्स इस अदालती साइड पे आपको कुछ नज़र नहीं आ सकती हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि ये जो सेटलमेंट है, क्या सेटलमेंट हो सकती है? मुझे ऐसे लगता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि शायद जो XRP है यानी रिपल लैब जो है वो शायद SEC के साथ कुछ सेटलमेंट कर ले। अगर तो ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये केस नहीं है तो फिर तो सेटलमेंट हो सकती है, लेकिन अगर पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये केस है तो फिर SEC जो है कोई सेटलमेंट नहीं करेगा, और एन मुमकिन है कि अप्रैल 2024 में भी जाके जो भी फैसला आएगा उस फैसले के बाद मज़ीद जो है SEC इस केस को मज़ीद कंटिन्यू करे। तो XRP की जो फ़िलहाल ये जो सिचुएशन है, जो XRP को नज़र आ रहा है सामने, उसको जहन में रखते हुए XRP भी कोइनबेस की तरह अमेरिका से बाहर निकला है और अपने बिजनेस को सेटअप कर रहा है। इस हवाले से कल के परसों के बुलेटिन में चंद दिन पहले शायद मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कोइनबेस ने भी सिंगापुर से अपना लाइसेंस लिया और कोइनबेस वहाँ काम करना शुरू करेगा। सेम एग्जैक्टली रिपल लैब ने, ये देखें यहाँ पे, रिपल रिसीव्स डिजिटल एसेट लाइसेंस फ्रॉम सिंगापुर। क्यों सिंगापुर की अथॉरिटी से लाइसेंस लिया? क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि इन केस XRP समझते हैं कि भाई USA में अगर हमारे ऑपरेशंस या बिजनेस को कोई मसला होता है तो हमारा बिजनेस शट डाउन ना हो, बल्कि हम दीगर जो क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बैठ के अपनी जो सर्विसेज हैं ब्लॉकचेन से रेलिवेंट वो सर्विसेज प्रोवाइड करें। इन अदर वर्ड्स मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि XRP का प्राइस इतना XRP का जो फ्यूचर है इतना मुझे डार्क नज़र नहीं आता, क्योंकि फ़िलहाल जो रेगुलेटरी जो बातचीत चल रही है सारी दुनिया में, ग्लोबली सारी कंट्री जो है मार्केट को रेगुलेट करने की तरफ जा रही है। इस रेगुलेशंस में ये वाली क्रिप्टो करेंसीज जो कि रवायती फाइनेंस के साथ चलने के लिए रजामंद है, उनका मुझे फ्यूचर नज़र आ रहा है। तो XRP की प्राइस अगर आप चार्ट पे नज़र डालें तो XRP की प्राइस गो के अपनी ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो कि 54-55 सेंट है, इसको दोबारा इसने टच किया पिछले 24 घंटों में, लेकिन ये देखें तो ये मुसलसल आपको नज़र आ रहा है चार्ट पे, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वंस दिस रेजिस्टेंस इज ब्रेक, अगर ये 54-55 सेंट से ब्रेक करके प्राइस XRP की ऊपर चले जाती है, जिसके चांसेस फ़िलहाल कम लग रहे हैं, क्योंकि जो न्यूज़ की वजह से पंप प्राइस ने करना था वो तो कर दिया। अगर हो जाती है तो फिर दोबारा, और दूसरा इस वक्त अगर आप करंटली देखें
तो 200 डेज़ और 200 वीक की जो मूविंग एवरेज लाइन है उससे XRP की प्राइस ऊपर ट्रेड हो रही है। इन अदर वर्ड्स जो बेरिश ट्रेंड था वो बुलिश ट्रेंड इन मूविंग एवरेज की बेस पे अगर देखा जाए तो वो ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। बट लेट्स सी आइंदा मार्केट किस तरह बिहेव करती है XRP की प्राइस के हवाले से। अब आते हैं BTC की प्राइस। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो $27,600 की प्राइस आप जेन में रखें कि ट्रेड हो रही है। और संडे और मंडे के 2 दिन में प्राइस जो है वो एकदम पंप करके दोबारा अपनी उसी रूटीन में आ गई है। लो वोलाटिलिटी वाली मार्केट एकदम फिर दोबारा वही सिलसिला कंटिन्यू हो गया अनटिल अनलेस कोई नई मेजर डेवलपमेंट नहीं होती है, ठीक है। और अगर हम इसकी बजाय कुछ डेवलपमेंट्स हैं उस जो कि क्रिप्टो मार्केट के फ्यूचर के हवाले से आप कह सकते हैं। आर्थर हैस इनके हवाले से मैं अक्सर इनके आर्टिकल आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। इनका जो नॉलेज है क्रिप्टो मार्केट मैक्रो इकोनॉमिक और क्रिप्टो से रिलेटेड वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। इन्होंने अभी एक ट्विटर थ्रेड लिखा है। ये कहना ये चाह रहे हैं, जो मैंने ये सारा थ्रेड पढ़ा है इसकी समरी ये है, ये कह रहे हैं कि अमेरिका के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं वो ट्रेजरी बॉन्ड एक ख़ास सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिसको बेयर स्टीपनर बोलते हैं। बेयर स्टीपनर एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो ट्रेजरी बिल्स जो कि मुख्तलिफ एक्सपायरी डेट्स के होते हैं, मतलब कोई 6 माह का होता है, कोई साल का होता है, कोई 5 साल का, कोई 3 साल का, कोई 2 साल का, कोई 30 साल का। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें जो हाई टाइम फ्रेम वाले बॉन्ड्स हैं उनकी जो यील्ड है, उन पे जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा हो जाए बनिस्बत शॉर्ट टर्म जो ट्रेजरी बिल्ड हैं उसके। तो इस ख़ास सिचुएशन को बेयर स्टीपनर बोलते हैं। तो आर्थर हैस का मानना यह है कि फ़िलहाल जो US बैंक है उनमें यह कैपेसिटी नहीं है कि वो बेयर स्टीपनर जैसी सिचुएशन को वो हैंडल कर सके। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि बॉन्ड्स, ये जो बैंक्स हैं, ये बैंक्स इनके पास जो बॉन्ड्स हैं या दीगर एसेट्स हैं उन एसेट्स को मार्केट में वो डंप करेंगे। अब वो जब मार्केट में डंप होगा तो शॉर्ट टर्म के लिए क्रिप्टो मार्केट और ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट है, जितनी रिस्की मार्केट्स हैं, उन पे प्रेशर आएगा। और जब उन पे प्रेशर आएगा तो फिर ओबियसली आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक मार्केट और दीगर मार्केट को बचाने के लिए अमेरिका मजबूर हो जाएगा कि वो मज़ीद पैसा छापे। जब वो मज़ीद पैसा छापेगा तो फिर बुल मार्केट स्टार्ट होगी। ये सारा लुबे लवाब है। ये अगर आप देखें, ये मैंने सारा थ्रेड जो रीड किया है इसमें ये द फास्टर दिस बेयर स्टीपनर राइजेस, जितना ज़्यादा ये जो फ़र्क है बॉन्ड्स की प्राइसेस में, यील्ड में जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा उतना ही समवन गोज बैली अप, और उतना ही जो मनी प्रिंटिंग है उतना ही ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो करेगी। और मनी प्रिंटिंग जब होगी तो फिर क्रिप्टो मार्केट में पैसा आएगा, जो कि हिस्ट्री में आपको कोविड के बाद आपको नज़र भी आया। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग डाटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ US इकानमी के हवाले से। जितना पाकिस्तान ने अपनी पूरी तारीख में दुनिया का कर्जा देना है, जितना पाकिस्तान मकरूज़ है, उससे तकरीबन ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा अमेरिका ने एक दिन में अपना जो उधार है जो मार्केट से उठाया, जो कि $275 बिलियन एक दिन में। आपको याद है पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि US गवर्नमेंट जो है वो शट डाउन हो रही है। तो शट डाउन को बचाने के लिए मज़ीद जो पैसे इन्होंने बारो किए हैं 275 बिलियन, जो कि कहा जाता है कि इस वक्त जितना टोटल मार्केट कैप है बिटकॉइन का उसका ऑलमोस्ट हाफ अमाउंट ये बनती है। तो एक दिन में लिया तो गवर्नमेंट पैसा उधारा लेते जा रही है, अमेरिकी इकानमी मज़ीद कमज़ोर होती जा रही है। इस कमज़ोर इकानमी में एकदम आपको शॉर्ट सर्किट लगेगा जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं उनमें, लेकिन बाद में आहिस्ता मार्केट जो है वो रिकवर करेगी, जिसमें बुल मार्केट दोबारा जो है अच्छा खासा गेन कर सकती है। ये बिल्कुल कोविड के सीन के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कोविड का जब क्राइसिस आया सारी दुनिया शट डाउन हो गई, एकदम सारी मार्केट्स क्रैश की, बिटकॉइन के समेत बिटकॉइन भी क्रैश हुआ। अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दें मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ कि बिटकॉइन यहाँ पे, क्योंकि मार्च 2020 का अगर हम डाटा देखें मार्च 2020 में, तो सारी मार्केट्स की तरह BTC की प्राइस भी ये देखें यहाँ पे क्रैश की थी, ठीक है। उसके बाद फिर आहिस्ता अगर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करें तो फिर आपको ये कोविड के क्राइसिस के बाद ये देखें, वहाँ से फिर प्राइस दोबारा जब पैसा गवर्नमेंट ने छापना शुरू किया तो वो पैसा ये देखें यहाँ पे मार्च के महीने में मार्केट क्रैश हुई। उसके बाद जब गवर्नमेंट्स ने अपनी इकानमीज़ को बचाने के लिए, जो कि शट डाउन हो गई थी, उसको बचाने के लिए मार्केट में जब पैसा फेंका तो वो सारा पैसा फिर आहिस्ता क्रिप्टो मार्केट में भी इन्वेस्ट हुआ। तो फिर क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था $69,000। तो लेट्स होप कि अगर इस तरह का कोई इवेंट होता है
अमेरिकी इकोनॉमी फॉल करती है तो उसका जो एंड रिजल्ट है वो क्रिप्टो मार्केट को बुल रन स्टार्ट करने में निकले, ठीक है। अच्छा, कल जो मैं आपको इथीरियम के हवाले से विटालिक बटरन का आर्टिकल कह रहा था, ये वो आर्टिकल है जिसमें इथीरियम के जो फाउंडर हैं विटालिक बटरन, ये उन्होंने आर्टिकल लिखा है जी, जो सोशल मीडिया पे जिसके बारे में बहुत बात हो रही है, शुड इथीरियम बी ओके विद इंश्राइनिंग मोर थिंग्स इन अ प्रोटोकॉल। ये मैंने इस हवाले से एक छोटी सी समरी मैंने बार्ड को कहा मुझे बताए। इंश्राइनिंग फीचर का मतलब ये है कि इथीरियम का जो अपना प्रोटोकॉल है उसके ऊपर उसका जो कोर प्रोटोकॉल है उसके ऊपर मज़ीद कुछ फीचर्स ऐड किए जाएं, बजाय इसके कि इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर एक लेयर 2 इकोसिस्टम बिल्ड करके उस तरह के फीचर जो है वो अप्लाई किए जाएं, ठीक है। तो इसको विटालिक बटरन ने डिस्कस किया मुख्तलिफ किस्म का। दिस मीन दैट ऑल इथीरियम क्लाइंट्स वुड हैव टू इम्प्लीमेंट द फीचर। तो इसका मतलब यह है कि जितने भी इथीरियम के प्रोटोकॉल के हवाले से जो फीचर्स हैं, अगर उसको अपग्रेड करना पड़ता है तो अपग्रेड करने के दौरान जितने भी इथीरियम के क्लाइंट्स हैं उन सब को फिर अपने जो भी फीचर्स हैं उन सारे फीचर्स को साथ लेके चलना पड़ेगा। इसको विटालिक बटरन ने मुख्तलिफ एंगल से देखा है, इसकी फेवर में भी और इसके अगेंस्ट भी आर्ग्यूमेंट्स पेश किए हैं, बिल्कुल न्यूट्रल होकर आर्टिकल लिखा है। अच्छा, उसने कहा जी इंश्राइनिंग अ फीचर दैट कैन हेल्प टू इम्प्रूव। अगर हम सिक्योरिटी को इम्प्रूव करते हैं, पहले तो यह है कि अगर हम यानी इथीरियम की कोर प्रोटोकॉल के ऊपर ही सारे फीचर्स इंश्राइन कर दें तो हमारे प्रोटोकॉल की सिक्योरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, हमारे जो प्रोटोकॉल की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारे प्रोटोकॉल की यूज़ेबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी। यानी ये 3 काम हो जाएंगे अगर हम जितने भी फीचर्स हैं ब्लॉकचेन के सारे फीचर्स अपनी कोर ब्लॉकचेन के ऊपर कर लें। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं इसमें। नंबर 1 चैलेंज तो ये है कि वन चैलेंज इज़ टू नीड टू मेंटेन कंपैटिबिलिटी। फिर हमारे हर फीचर को इथीरियम की जितनी क्लाइंट बेस है उन सब के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी देखना पड़ेगी। मतलब इथीरियम के जितने क्लाइंट बेस है, इथीरियम में कोई ऐसा फीचर अपग्रेड कर लेते हैं जिसमें इथीरियम के कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिसके साथ वो कंपैटिबल नहीं होता, तो वो फड्डा पड़ गया ना। तो इसमें ये जो प्रोसेस है ये कॉम्प्लेक्स मजीद पेचीदा जो है वो हो सकता है। इसको उसके विटालिक बटरन ने डिस्कस किया। फिर इफ़ टू मैनी फीचर्स आर इंश्राइंड, अगर हम सारे फीचर कोर प्रोटोकॉल पे इंश्राइन कर देंगे तो इससे चेंजेस प्रोटोकॉल में मुस्तकबिल में चेंजेस लाने में हमें डिफ़िकल्टीज़ वगैरह हो सकती हैं। तो इसको सारा डिस्कस किया। इसको ज़हन में रखते हुए जस्टिन बॉन्स, जिनका मैंने कल आपके साथ शेयर किया था, उन्होंने सेंट्रलाइजेशन के हवाले से अपने कंसर्न शेयर किए थे। मैं आप दोस्त मुझे कह रहे थे मज़ीद इसको एक्सप्लेन करूँ, ये सीधा सीधा लिखा है। जस्टिन बॉन्स कहता है जी इथीरियम जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन की जो इखलाकी कदरें हैं उसके एंटी आहिस्ता आहिस्ता होता जा रहा है। उसमें उन्होंने कहा कि लोगों को वो पुश कर रहा है कि वो जानबूझ के कस्टोडियल और ट्रस्टेड L2 जो स्केलिंग सोल्यूशन है उनकी तरफ वो जानबूझ के इथीरियम उनको भेज रहा है, क्योंकि अगर ये सारी सर्विसेज इथीरियम अपने कोर ब्लॉकचेन के ऊपर कर दे तो फिर किसी को इस तरह के जो ट्रस्टेड या कस्टोडियन प्लेटफॉर्म है, ट्रस्टेड और कस्टोडियन इस वजह से प्लेटफॉर्म को इन्होंने कहा जस्टिन साहब ने क्योंकि इनकी एडमंड कीज़ उनके पास हैं। जब एडमंड कीज़ का मैं जिक्र करता हूँ, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये जो मल्टी सिग्नेचर वॉलेट्स हैं इन डेवलपर्स के पास अपने अपने फॉर एग्जांपल ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, बेस या चेन लिंक, इस तरह के जो ब्लॉकचेन्स के अपनी अपनी एडमंड की, इसका ये मतलब नहीं कि ये एडमंड जो है ये कोई कर वो सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो वो ऐसा करेंगे। लेकिन असल जो खदशा है वो खदशा ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट किसी भी अपनी ब्लॉकचेन के नेटवर्क को अगर वो कंट्रोल करना चाहे तो उनके 2-4 जो एडमिन हैं, जो डेवलपर्स हैं, उनको वो पकड़ ले, और जब उन डेवलपर्स को पकड़ लेगी तो उसके बाद सारे नेटवर्क के ऊपर उनका कंट्रोल हो जाएगा गवर्नमेंट का। तो इसको कंसर्न किया जस्टिन बॉन्ड्स ने की नज़र में ये कंसर्न है कि ये सेंट्रलाइजेशन है। और साथ जस्टिन सर ने कहा कि भाई अगर ये कुछ प्रोटोकॉल्स कहते हैं कि वक्त के साथ साथ जब हम अपने आप प्रोजेक्ट सारा डेवलप कर लेंगे तो हम अपनी एडमिन की जो है वो ख़त्म कर देंगे और अपने नेटवर्क को मुकम्मल डिसेंट्रलाइज कर लेंगे। उनका मानना ये है, ये देखें, इथीरियम प्रोपोनेंट्स क्लेम दैट दिस विल बी फिक्स्ड इन फ्यूचर, लेकिन उनका कहना यह है कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक कभी ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होता कि किसी के पास पावर हो तो वो पावर जो है वो जानबूझ के छोड़ दे। और साथ उन्होंने मिसाल दिया चेन लिंक और पॉलीगॉन की, बावजूद इसके कि साल हा साल से हम उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि भाई ये एडमिन की वाला सिस्टम ख़त्म करो, तो वो ख़त्म नहीं कर रहे हैं, तो आइंदा भी शायद वो ना करे। तो इसको बेस बना के उन्होंने ये पूरा एक थ्रेड लिखा था जो मैंने आपको कहा था, उसको रीड करें, ठीक है। इथीरियम का जो लेयर 2 स्टार्कवेयर है उन्होंने अपने जो फर्स्ट टोकन अनलॉक करने थे अपनी टीम के इन्वेस्टर्स के,
वो उन्होंने एक्सटेंड कर दी है, उसकी डेट जो है अनलॉक डेट जो है डिले कर दी है, अप्रैल 2024 तक डाल दी है। ये एक तरह का एक गुड जेस्चर है। और साथ स्टॉकवेयर के जो एयर ड्रॉप के हवाले से कोई अपडेट नहीं दी है, लेकिन एयर ड्रॉप जो होना है टेक्निकली जब होना है वो टोकन इन्होंने डिले नहीं किए हैं। और ये जो डिले है इन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि जो नेक्स्ट डेट्स हैं टोकन अनलॉक की वो भी हम उसको डिले करेंगे। ठीक है, फिलहाल जो मेरा ख्याल है मार्केट बेयर मार्केट की जो सिचुएशन है उसको ज़हन में रखते हुए इन्होंने इस तरह किया कि टोकन अनलॉक होंगे जो कि इस अगले माह नवंबर के महीने में होने थे। तो उससे जो है वो मार्केट में ज़ाहिर बात है एक पैनिक क्रिएट हो सकता है जो इन्वेस्टर्स हैं जो इसमें इनके प्रोजेक्ट और प्रोटोकॉल में सरमायाकारी करना चाहते हैं उसके लिए। बैंक ऑफ कोरिया की तरफ से खबरें, अब मार्केट की मैं रैंडम न्यूज़ अपडेट्स वगैरह शेयर करूँगा। बैंक ऑफ कोरिया ने CBDC का इंफ्रास्ट्रक्चर पायलट प्रोजेक्ट करने का आगाज़ किया और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट इनको टेक्निकल एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करेगा इस सिलसिले में। उसके बाद अगली मार्केट की न्यूज़ अपडेट है जी, क्रिप्टो करेंसी प्रोटोकॉल 2-4 प्रोटोकॉल हैं जिन्होंने अपनी सर्विसेज बंद करने की अनाउंसमेंट की है। एक है जी यूटोपिया, अ प्रोजेक्ट दैट प्रोवाइड सॉल्यूशंस फॉर डाउस को ये सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करते थे। इन्होंने भी अगले माह की 6 तारीख को अपनी सर्विसेज बंद करने की अनाउंसमेंट की है। एक और प्रोटोकॉल है यील्ड प्रोटोकॉल के नाम पे, उन्होंने भी आर्टिकल लिखा है, वो भी इस साल के एंड तक 29 दिसंबर को अपनी सर्विसेज जो बंद कर रहे हैं, ये जितनी बारविंग लैंडिंग की सर्विसेज है, ये 2 प्रोटोकॉल्स हैं, उन्होंने अपनी सर्विसेज इस साल में ही बंद करने की अनाउंसमेंट की है। उसके बाद अगली खबर है जी FTX सैम बैंकमैन-फ्रीड के हवाले से खबर है कि सैम बैंकमैन-फ्रीड के लायर्स ने कहा था जी जो हमारा FTX है वो जो इंटरनेशनल जो US है उसमें तो आप चार्जेस फ्रेम करें हमारे ऊपर, जो FTX इंटरनेशनल है उसके आप चार्जेस नहीं कर सकते हैं। तो उस हवाले से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अपनी राय दी है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कहता है जी कि FTX का हम जो दीगर एक जनरल लॉज हैं एंटी फ्रॉड और स्कैम्स के, उन फ्रॉड और स्कैम्स के जो लॉज हैं उनकी बेस पे हम FTX का क्रैश करेंगे। यानी सैम बैंकमैन-फ्रीड के हवाले से जो फ्यूचर के हवाले से ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। इस साल का Q3 जो हमने अभी रिसेंटली क्लोज़ किया है, इसमें क्रिप्टो हैक्स और स्कैम जो है उसमें 150 गुना इजाफा हुआ है, जिसमें बड़े बड़े स्कैम्स जो हैं आपको मैं रिपोर्ट भी करता रहा हूँ। सितंबर के महीने में मिक्सन हैक जो है वो हुआ था 25 सितंबर को, जिसमें $200 मिलियन का स्कैम हुआ था। फिर मल्टी चेन इसी थर्ड जो क्वार्टर है इसमें मल्टी चेन का स्कैम हुआ था, जिसमें मल्टी चेन ने फिर अपने ऑपरेशन जो थे जुलाई में बंद कर दिए थे। तो मतलब इन अदर वर्ड्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल क्रिप्टो मार्केट में। ना सिर्फ आपने अपने फंड्स और अपने वॉलेट्स को, अगर आपके पास पर्सनल वॉलेट्स हैं उनको सिक्योर करना है, बल्कि जिन प्रोटोकॉल में आप सरमायाकारी करते हैं उन प्रोटोकॉल में हैकिंग और स्कैम के चांसेस को भी आपने ज़हन में रख के फिर सरमायाकारी करनी है। ठीक है, अच्छा जी, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 8 डिफरेंट किस्म की इंडाइटमेंट की है जो कि फेंटनाइल ट्रेड के हवाले से है, जो कि एक ड्रग है, उस ड्रग के हवाले से, और साथ उसको जोड़ा जा रहा है कि जितनी पेमेंट्स वगैरह हुई हैं, ये जितना बिजनेस हुआ है ड्रग्स का, ये सारी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के हवाले से हुई है, जिससे एक तरह का क्रिप्टो मार्केट के ऊपर जो रेगुलेटर्स हैं उनका मज़ीद प्रेशर पड़ेगा जो कि एंटी क्रिप्टो हैं। ठीक है, ये थी क्रिप्टो मार्केट की आज की न्यूज़ और अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।